बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नर्सिंग प्रोसेस। पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है डिफाइन द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। 2 में हमारे पास है रिव्यू द कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। फिर हमारे पास आता है फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस। चौथे में हमारे पास बता रहे हैं डेवलप अ कॉन्सेप्ट मैप नर्सिंग केयर प्लान। तो सबसे पहले हम नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, हमारे पास एक सिस्टमेटिक रेशनल मेथड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। किस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। यानी नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास क्या है, एक सिस्टमेटिक रेशनल मेथड है टू प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो हमारे पास 5 कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस के। इट इन्वॉल्व असेसमेंट, जिसके अंदर हम डेटा कलेक्शन भी कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। यानी हमारे पास 5 कंपोनेंट है। पहला हमारे पास है असेसमेंट, दूसरा है नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा है प्लानिंग, चौथा है इम्प्लीमेंटेशन और पांचवा है इवेलुएशन। तो पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस का, जो कि है असेसमेंट। असेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। यानी असेसमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम सारे का सारा डेटा का काम कर रहे होते हैं। इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसे वैलिडेट करते हैं और लास्ट में हम उसे डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। तो असेसमेंट की भी हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स हैं, यानी देयर आर डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। नंबर 1 पे हमारे पास है इनिशियल असेसमेंट, और नंबर 2 पे हमारे पास है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, नंबर 3 पे हमारे पास है इमरजेंसी असेसमेंट और नंबर 4 पे हमारे पास है टाइम लैप्स असेसमेंट। तो जो हमारे पास इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट है, ये कब परफॉर्म की जाती है, परफॉर्म विद द स्पेसिफिक टाइम आफ्टर एडमिशन। यानी एडमिशन के बाद जो असेसमेंट, जो इनिशियल हम असेसमेंट कर रहे होते हैं, जो आफ्टर एडमिशन हम करते हैं, वो हमारी इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कहलाती है। जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट का कंप्लीट डेटाबेस ले रहे होते हैं और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट। दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। इसमें क्या बता रहे हैं कि टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई एन अर्लियर असेसमेंट। यानी हम अब इसमें किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर असेस कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हमें बता रहे हैं कि जो हम हर घंटे जो वाइटल साइन चेक कर रहे होते हैं, या फिर वाइटल साइन ऑफ द फीवर पेशेंट, अगर जो पेशेंट जिसको फीवर है, हम उसके जो हर घंटे जाके जो वाइटल साइन चेक करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, तो उसके अंदर हम जो असेस कर रहे होते हैं वो हमारी इमरजेंसी असेसमेंट होती है। इसकी एग्जांपल में हमें बताया है रैपिड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एयरवे, ब्रीदिंग स्टेटस एंड सर्कुलेशन ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट। फिर हमारे पास आता है टाइम लैप्स असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट के अंदर हमारे पास क्या आता है कि आफ्टर सेवरल मंथ, यानी काफ़ी मंथ के बाद, जब हम इनिशियल असेसमेंट के काफ़ी मंथ के बाद जब हम दोबारा पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, वो हमारे पास टाइम लैप्स असेसमेंट कहलाता है। यानी हमारा पेशेंट जो था, वो हमने जब सबसे पहले उसे इनिशियल असेसमेंट किया, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गया, और जब वो 5-6 महीने यानी सेवरल मंथ के बाद वो दोबारा या हमारे पास ओपीडी में आया, तो जिसके अंदर हमने जब उनका दोबारा चेकअप किया या फॉलोअप पे आया, तो हमने चेकअप किया उस असेसमेंट के अंदर जिसमें टाइम पास हो चुका हो, टाइम गुजर चुका हो। तो यानी इनिशियल असेसमेंट के कई मंथ के बाद जब हम दोबारा पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं और उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कि उस टाइम और इस टाइम में क्या डिफरेंस है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टाइम लैप्स असेसमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। ये हमारे पास असेसमेंट के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि असेसमेंट में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्शन क्या है, डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे होते हैं। किसकी इन्फॉर्मेशन को, क्लाइंट्स की हेल्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। इट इंक्लूड हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय द अदर हेल्थ पर्सनल्स। यानी हमारे पास डेटा कलेक्शन के अंदर जितनी भी पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड जितना भी हेल्थ स्टेटस होगा, उसके अंदर हम जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो हमारी डेटा कलेक्शन के अंदर आएगी। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कितने किस्मों का होगा, तो डेटा हमारे पास 2 टाइप्स का है, एक सब्जेक्टिव डेटा है और एक ऑब्जेक्टिव डेटा है। पहले हम सब्जेक्टिव डेटा को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव डेटा आल्सो रेफर एज द सिम्टम, यानी जो हमारे सब्जेक्टिव डेटा है इसे हम सिम्टम्स भी बोलते हैं और कवर डेटा भी बोला जाता है। आर क्लियर
ओनली द पर्सन अफेक्टेड एंड कैन बी डिस्क्राइब ओनली दैट पर्सन। यानी जो हमारा सब्जेक्टिव डाटा होगा ये हमारा पेशेंट हमें बताएगा, उसे ईचिंग हो रही है, उसे पेन हो रहा है एंड फीलिंग ऑफ वरीज, ये हमारी एग्जाम्पल है सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। इन सब्जेक्टिव डाटा वो वाला डाटा होता है जो हमें पेशेंट बताता है। उसके बाद हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, इसको हम साइंस भी कहते हैं या फिर अवर डाटा भी बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो कि हमारा जो हम एग्जामिन करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या कह रहे हैं, डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर और कैन बी मेजर और टेस्ट अगेंस्ट द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। दे कैन बी सीन, हेयर, फेल्ट और स्मेल एंड दे कैन ऑब्टेन फॉर द ऑब्जर्वेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा होगा वो हम खुद ऑब्जर्व करेंगे या फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू से ऑब्टेन करेंगे। इसकी एग्जाम्पल में हम ये बता रहे हैं कि जो स्किन है उस स्किन डिस्कलरेशन हो गई है या फिर ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है, इसको जब हम मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। उसके बाद हमारे पास आता है सोर्सेस ऑफ डाटा। ये हमारे पास असेसमेंट के अंदर ही आ रहा है। सोर्सेस ऑफ डाटा के अंदर हमारे पास प्राइमरी सोर्स भी होता है और सेकेंडरी सोर्स भी होता है। प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो कि डायरेक्ट हमें हमारा क्लाइंट बताता है, यानी इट इज़ द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। द क्लाइंट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। यानी हमारा जो क्लाइंट होगा, जो हमारा पेशेंट होगा, जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा हमारा पेशेंट दे रहा होगा, वो हमारा प्राइमरी सोर्स कहलाएगी। और उसके बाद सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है हमारे पास, इट इज़ द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा। यानी सेकेंडरी सोर्स के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, इट इज़ एन डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी ऑल सोर्सेज अदर देन क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के अलावा जितनी भी हमारे पास जितनी भी डाटा कलेक्शन की सोर्सेज होंगी, यानी उसके फैमिली मेम्बर से जो डाटा मिल रहा है या हेल्थ प्रोफेशनल से जो डाटा मिल रहा है, उसकी रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स और लेबॉर्ट्री टेस्ट से जो हमें डाटा मिल रहा है, वो हमारा सेकेंडरी होगा। यानी एक्सेप्ट हमारा जो पेशेंट है, जो हमारा क्लाइंट है, उसके अलावा जितनी भी सोर्सेज होंगी हमारी, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन कहलाएंगी। उसके बाद हमारे पास है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ मेथड हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। द मेथड यूज टू कलेक्ट डाटा आर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन। यानी हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू और एग्जामिनेशन के थ्रू डाटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, इट इज़ गैदरिंग डाटा बाय यूजिंग द सेंसेस, विजन, स्मेल एंड हेयरिंग आर यूज्ड। यानी ऑब्जर्वेशन के अंदर हम अपने सेंसेस को यूज़ करके डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, गैदर कर रहे होते हैं। यानी विजन, स्मेल एंड हेयरिंग को हम यूज़ करते हुए, अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए, ऑब्जर्व करके जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारा ऑब्जर्वेशन में आता है। उसके बाद हमारे पास इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू के अंदर क्या कह रहे हैं, इंटरव्यू इज़ अ प्लेन कम्युनिकेशन। ये एक तरह की कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, हम पेशेंट से उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, उससे डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, यानी उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। तो हमारे पास जो है इंटरव्यू के दो अप्रोचेस हैं, एक डायरेक्टिव है और एक नॉन डायरेक्टिव है। जो हमारे पास डायरेक्टिव इंटरव्यू होता है, इसके अंदर क्या है कि हाईली स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है हमारा नर्स जो है वो कंट्रोल कर रही होती है इंटरव्यू को। यानी जो डायरेक्टिव इंटरव्यू है वो हाईली स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन है, जिसमें हमारी जो नर्स है वो इंटरव्यू को कंट्रोल कर रही होती है। यानी वो सिर्फ हाँ और ना के सवालात पूछ के इंफॉर्मेशन लेती है और नर्स इस इंटरव्यू को कंट्रोल कर रही होती है। और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू के अंदर क्या कहते हैं, रिपोर्ट बिल्डिंग इंटरव्यू एंड नर्स अलाउ द क्लाइंट टू कंट्रोल द इंटरव्यू। जो हमारे पास नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू होता है, इसमें नर्स जो है वो क्लाइंट को अलाउ कर देती है कि वो इस इंटरव्यू को कंट्रोल करे। लेट्स सपोज जो हमारे पास ऊपर डायरेक्टिव इंटरव्यू था, उसमें पेशेंट से वो क्वेश्चन पूछेगी कि आपको फीवर था या फीवर है, तो वो उस तरीके से आगे से रिप्लाई देंगे हाँ या ना के अंदर। लेकिन जो हमारे पास है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में है कि आपको कब से फीवर है, तो उसमें वो हाँ और ना में हमें रिप्लाई नहीं देंगे, बल्कि वो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। यानी जिसके अंदर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन, हाँ, क्यों, कब, कैसे के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो हमारे पास नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू होता है। क्योंकि उसके अंदर हमारा जो क्लाइंट है वो इंटरव्यू को कंट्रोल कर रहा होता है। और जिसके अंदर हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे हुए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नर्स कंट्रोल कर रही होती है इंटरव्यू को। अच्छा, स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू हमारे पास 3 मेजर स्टेजेस हैं। एक हमारे पास ओपनिंग होता है इंटरव्यू, ओपनिंग और इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारे पास बॉडी और डेवलपमेंट होता है। तीसरा हमारे पास क्लोजिंग होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन एक ऐसा सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन का मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि जो नर्सेस है वो अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो हेल्थ प्रॉब्लम है पेशेंट की उसे डिटेक्ट करेगी। वो कौन सी टेक्निक्स होती हैं, इंस्पेक्शन है, पल्पेशन है, परकशन है एंड अस्कल्टेशन है।
यानी हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके अंदर हमने 3 मेथड को भी देखा था। पहले हमने ऑब्जर्वेशन करके उसे डेटा को कलेक्ट किया, दूसरे नंबर पे हमने इंटरव्यू लेकर डेटा को कलेक्ट किया, तीसरे नंबर पे हमने फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास असेसमेंट के बाद दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस का, वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है? नर्सिंग डायग्नोसिस में भी अ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ये नर्सिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। और ये क्या है? क्लिनिकल जजमेंट है। क्लिनिकल जजमेंट किसकी? अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम लाइफ प्रोसेस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? ये प्रोवाइड करती है बेसिक सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, और इसके अंदर क्या करते हैं ताकि टू अचीव द आउटकम, हम आउटकम को अचीव कर सकें। किस वजह से? फॉर विच द नर्सेज इज अकाउंटेबल। ये हमें नंदा यानी नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन बताई थी कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या है? वो क्लिनिकल जजमेंट है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी के एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रहे होते हैं। तो हमारे पास फार्मूलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है, जिसमें पहले हम थ्री पार्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे, जिसको PES फॉर्मेट भी बोला जाता है। अच्छा, PES फॉर्मेट किस लिए यूज़ होता है? एक्चुअल डायग्नोस के लिए यूज़ होता है। यानी इसमें हम P फॉर प्रॉब्लम, जिसको डायग्नोस्टिक लेवल भी कहते हैं, E फॉर एटियोलॉजी यानी रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, और S फॉर साइन सिम्टम डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम प्रॉब्लम लिखेंगे, रिलेटेड टू यानी प्लस रिलेटेड टू, उसके बाद हमारे पास आएगा एटियोलॉजी यानी क्या कॉज था, फिर हम लिखेंगे एज एविडेंस बाय, और लास्ट में हम लिखेंगे साइन सिम्टम। इसकी डेफिनेशन में हम देख लेते हैं। एक्यूट पेन क्या है? हमारे पास प्रॉब्लम है। रिलेटेड टू हमारा फिक्स रहेगा। एब्डोमिनल सर्जरी हमारा क्या था? एटियोलॉजी था। एज एविडेंस बाय किस वजह से हो रहा है? साइन सिम्टम क्या है? पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्केल। जो हमारे पास हमारा पेन है वो क्या है? हमारा प्रॉब्लम किस वजह से था, यानी रिलेटेड टू क्यों हो रहा था पेन पेशेंट को? एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से। तो ये हमारे पास एटियोलॉजी है। और एज एविडेंस बाय कि हमें कैसे पता चला? हमें साइन सिम्टम से पता चला। तो उसके साइन सिम्टम क्या थे? कि पेशेंट का जो पेन स्केल है हमने उसको देखा और पेशेंट जो है वो हमारा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। अब हम डिफरेंसेस देख रहे होते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस इज स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग जजमेंट। जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो नर्सिंग जजमेंट की एक स्टेटमेंट है जो कि नर्सेज बनाती है, मेड बाय द नर्सेज। किस वजह से, किस तरीके से? बाय देयर एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टीज एंड लाइसेंस टू ट्रीट। और जो मेडिकल डायग्नोसिस होती है वो कौन बनाता है? वो फिजिशियन बनाता है। और नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर क्या बता रहे हैं कि वो ह्यूमन रिस्पॉन्सेस को डिस्क्राइब कर रही होती है, जबकि जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो डिजीज प्रोसेस को डायग्नोस कर रही होती है, रेफर टू डिजीज प्रोसेस। उसके बाद हमें बता रहे हैं कि जो हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस है वो चेंज होती है, कि जैसे कि क्लाइंट के रिस्पॉन्सेस चेंज हो जाएंगे, ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस भी चेंज होगी। लेकिन जो हमारे पास मेडिकल डायग्नोसिस है वो रिमेन सेम, यानी जब तक डिजीज पेशेंट की प्रेजेंट है तो मेडिकल डायग्नोसिस प्रेजेंट रहेगी। हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट के रिस्पॉन्स को देखकर चेंज हो जाती है, बट मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो जब तक डिजीज उसकी प्रेजेंट है तब तक मेडिकल डायग्नोसिस सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे कि नर्सिंग डायग्नोसिस में बताया है कि इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, और मेडिकल डायग्नोसिस में हम बता रहे हैं एस्थमा। और सेम इसी तरीके से हमारे पास दूसरी एग्जांपल है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, और मेडिकल डायग्नोसिस में बता रहे हैं सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। ये और भी हो सकती है, मैंने यहाँ एग्जांपल लिए। उसके बाद हमारे पास बता रहे हैं कि एक्यूट पेन, और यहाँ मेडिकल डायग्नोसिस में बता रहे हैं अपेंडिसाइटिस। तो उसके बाद हमारे पास आता है प्लानिंग, यानी हमारा थर्ड कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस का। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग। अब हम इसमें डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके लिए हम डिसीजन बनाते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फार्मुलेटिंग क्लाइंट गोल्स एंड डिजाइनिंग टू नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रिड्यूस, एलिमिनेट द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। तो यानी प्लानिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? हम डिसीजन बना रहे होते हैं, हम फैसला कर रहे होते हैं, कि हम गोल बना रहे होते हैं कि किस तरीके से हमने अपने जो पेशेंट है उसकी उस प्रॉब्लम को उससे रिड्यूस करना है, उसकी प्रॉब्लम को उससे प्रिवेंट करना है, उसकी हेल्थ को प्रमोट करना है। उसके बाद हमारे पास प्लानिंग की टाइप्स होती हैं। एक है इनिशियल प्लानिंग, दूसरी ऑनगोइंग प्लानिंग, तीसरी है डिस्चार्ज प्लानिंग। तो हमारे पास जो इनिशियल प्लानिंग है, इनिशियल प्लानिंग के अंदर क्या बता रहे हैं? विच इज़ डन आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट, यानी वो प्लानिंग जो कि आफ्टर इनिशियल असेसमेंट के बाद कंटिन्यू की जाती है वो हमारी इनिशियल प्लानिंग है। ऑनगोइंग जो है हमारी वो कंटिन्यू प्लानिंग है। उसके बाद हमारे पास है डिस्चार्ज प्लानिंग। तो डिस्चार्ज प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जो कि आफ्टर डिस्चार्ज प्लान की जाती है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए।
हमारे पास उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस का। इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या बता रहे हैं, द नर्सिस इम्प्लीमेंटेशन द नर्सिस केयर प्लान, यानी जो हमने प्लान बनाया इससे पहले जो हमारा कंपोनेंट था प्लानिंग वाला, उसके अंदर हम जो प्लान बना रहे हैं अब उन प्लान को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी अमल करके दिखाएंगे। तो जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है वो हम परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, वो जो प्लानिंग हमने की अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, उनके ऊपर जो हम एक्ट करेंगे, जो अमल करेंगे, वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन में आएगा कि दैट वर सिलेक्टेड टू हेल्प मीट द गोल्स आउटकम दैट वर इस्टेब्लिश, यानी वो गोल्स, वो आउटकम, वो हमने जो अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए बनाए हैं, उनको जो हम एक्ट करेंगे वो हमारा इम्प्लीमेंट कहलाएगा। हमारे पर्पसेस क्या है इम्प्लीमेंटेशन के, कि जो हमारा पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करें, रिजॉल्व क्लाइंट्स प्रॉब्लम। और उसके बाद है अचीव क्लाइंट्स गोल, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है हेल्प आउट क्लाइंट्स टू पार्टिसिपेट इन द ट्रीटमेंट, यानी हम इसमें पेशेंट की भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। लेट्स सपोज हमने प्लानिंग बनाई कि हम पेशेंट के पेन को रिड्यूस करेंगे, और जिसके लिए हमें जो है पेन किलर लगानी होगी। अगर हमारा पेशेंट जो है वो इंजेक्शन लगाने से ही इनकार कर दे तो हम अपने उन प्लान्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इसके अंदर हमारा ये पर्पस भी होता है कि क्लाइंट को गाइड किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करे हमारे इस प्लान के अंदर, टू हेल्प आउट क्लाइंट टू पार्टिसिपेट इन ट्रीटमेंट केयर प्लान, ताकि हम अपने इस गोल को अचीव कर सकें। ये उसके बाद हमारे पास आता है इवेल्युएशन, जो कि हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस का। इवेल्युएशन का क्या डेफिनेशन है, क्या हमें इसमें बता रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन इज अ प्लान ऑनगोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी इन विच द क्लाइंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिटरमाइन, यानी हमारा वो रिजल्ट होता है लास्ट में, जो हमारा नतीजा होता है, जिसके अंदर हम इवेल्युएट करते हैं कि हमने कितना अपने जो गोल्स थे उनको हमने अचीव किया, यानी कितनी अचीवमेंट हुई है और कहाँ तक वो इफेक्टिवनेस हुआ है। जो हमने एनसीपी बनाया है, उससे पहले हमने असेस किया, फिर डायग्नोस किया, फिर हमने उसके बाद प्लानिंग बनाई और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया। लास्ट में हम देख रहे हैं कि जितने भी हमने कंपोनेंट हैं उन प्रोसेस के ऊपर जो हमारा एनसीपी है वो हमने कितना अचीव किया है, वो कितना इफेक्टिवनेस है। तो ये हम किस में देखेंगे, एवेल्युएशन में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव है डेवलप अ कॉन्सेप्ट मैप नर्सिंग केयर प्लान। तो कॉन्सेप्ट मैप नर्सिंग केयर प्लान क्या है? अ नर्सिंग कॉन्सेप्ट मैप इज अ टूल दैट डिफाइन, ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज इंफॉर्मेशन pertaining to a nursing care plan, a medical diagnosis, nursing task और nursing intervention among many other fundamental topics। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट मैप नर्सिंग केयर प्लान है, ये क्या है? हमारे पास एक टूल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं उस इंफॉर्मेशन को, और इसमें जो नर्सिंग केयर प्लान है, जो हमारे पास मेडिकल डायग्नोसिस हैं, जितने भी नर्सिंग टास्क होते हैं और जितनी भी नर्सिंग इंटरवेंशन होती हैं, उन सब को जो है वो हम उस पर ऑर्गेनाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, जो कि इस पिक में हमें शो किया गया है कि ये हमारे पास एक मैप है। उस मैप के अंदर ही हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन पेशेंट की शो कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ मेडिकल डायग्नोसिस है, यहाँ पर असेसमेंट है, यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस है, नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेडिकेशन के बारे में है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन, एज, सेक्स और मैरिटल स्टेटस जो है। उसके बाद हम रिस्क फैक्टर की बात करें, ऐसे कौन से सब्सटेंस है वो यूज़ कर रहा है, उसकी डाइटरी हैबिट क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम एक टूल के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू कवर कर रहे होते हैं, हमारे पास क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट मैप नर्सिंग केयर प्लान कहलाता है।